इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमपीपीएससी यूपीएससी के 4th पेपर का एक हिस्सा है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जहां एक तरफ सिलेबस का एक हिस्सा कवर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारी व्यवहारिक जिंदगी में और प्रशासन में किस तरह से यह उपयोगी है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हमें इसे दो दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। पहला दृष्टिकोण हमारा होगा कि इसके ऊपर जब परीक्षाओं में यानी यूपीएससी या एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षाओं में जब प्रश्न आएंगे तो उसको कैसे डील करेंगे, और दूसरा इस अध्ययन के साथ ही हम हमारी व्यवहारिक जिंदगी में और जब प्रशासन में व्यवहारिक तौर पर काम करेंगे तो ये हमारे लिए कैसा उपयोगी है। तो इन दोनों नजरिए से जब इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा तो ये मजेदार भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और उपयोगी भी होगा। तो यहाँ पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये इस टॉपिक को हम दो हिस्से में कवर करेंगे। इसका पहला हिस्सा होगा जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, यानी सामवेगिक बुद्धि है क्या। सामवेगिक बुद्धि को डिफाइन करेंगे, किन किन विद्वानों ने इसके बारे में जानकारी दी है और अपनी विचार रखे हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है, ये अवधारणा क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल और इंटेलिजेंस। फिर इसके दूसरे हिस्से में, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक बन गया है और पूरे वैश्विक स्तर पर इसके ऊपर अध्ययन किए गए, अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर अध्ययन किए, तो कुछ विद्वानों ने जो इसके ऊपर थ्योरीज दी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इससे एक कंसेप्ट आता है इमोशनल कोसेंट, और जो हमारा एक पहले से ही एक इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट है जिसके आधार पे विभिन्न रीजनिंग, मैथ्स इत्यादि की परीक्षाएं होती हैं, उसका कंसेप्ट है इंटेलिजेंस कोसेंट, इमोशनल कोसेंट एंड इंटेलिजेंस कोसेंट। तो इन दोनों के बीच मूलभूत अंतर क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस स्पेशली और इंटेलिजेंस कोसेंट कैसे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक का काम करते हैं, इस चीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और प्रशासन में ये कैसे उपयोगी है इस चीज के बारे में हम दूसरे हिस्से में अध्ययन करेंगे। तो पहले हिस्से में इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो और भी कुछ इंटेलिजेंस का जिक्र जैसा कि हुआ है वो हमारे जहन में आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरह का इंटेलिजेंस है। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता, ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी यानी विपत्ति के समय एक विशेष प्रकार की इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, और एक अपने आप में एक इंटेलिजेंस कोसेंट यानी अपनी माइंड की जो इंटेलिजेंसी है, शार्पनेस है, वो एक अलग चीज है। तो मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट अकेला नहीं है। हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए 3 और कंसेप्ट को भी यहां पर संक्षेप में देखेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ये बातें जो है आने वाले हमारे इस वीडियो और उसके बाद वाले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में जैसे आप एमपीपीएससी यूपीएससी में पेपर में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी है। एक अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस या हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो व्यक्ति होगा, ये किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, यानी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और एक लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो व्यक्ति होगा वो सामान्य परिस्थितियों में भी किस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर या परेशान होकर के जो है परिस्थितियों को छोड़ सकता है। तो ये हमारी व्यवहारिक जिंदगी में भी काम आने वाली चीज है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। तो प्रशासन के
के साथ लिंक करके भी इसे हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में और भी जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, उन सब जगहों पर इमोशनल इंटेलिजेंस के आपको उदाहरण मिलने वाले हैं। यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए, सबसे पहली चीज डेफिनेशन में आइए, द विजडम बाय व्हिच ए पर्सन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, the wisdom by which a person understands their emotions, identify emotions of others, controls the emotions, and for skill and success uses it effectively। मतलब क्या हुआ कि वह बुद्धि है, वह बुद्धि है, क्या चीज? तो इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके शब्दों पर ध्यान देते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो वह बुद्धि है, वह इंटेलेक्ट है, वह विजडम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को समझता है, जिसके द्वारा बाय विच ए पर्सन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने संवेगों को समझता है। यहां संवेग का मतलब क्या है? अपने अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा, प्रेम, घृणा, किस तरह की चीजें चल रही हैं उसको समझता है, अपने संवेगों को। मेरी इच्छा क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, क्या चीज है मेरे अंदर, उसको समझना। तो पहले अपने व्यक्ति क्या समझेगा? अपने संवेगों को समझता है। कौन समझेगा? जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का विजडम होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक विजडम है, एक बुद्धि है, जिससे कि व्यक्ति अपने संवेग, अपने इमोशंस को समझता है, फिर दूसरे के संवेगों को पहचानता है, रिकॉग्नाइज द इमोशंस ऑफ अदर पर्संस, यानी जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उससे छोटे हैं, जो उससे बड़े हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, उनके इमोशंस को पहचानता है, अपने कलीग्स के इमोशंस को पहचानता है, अपने ऊपर जो उसके अधिकारी हैं उनके इमोशंस को पहचानता है। तो व्यक्ति खुद के इमोशंस को समझ रहा है, दूसरे के संवेगों, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उसके संवेगों को समझ रहा है, फिर वो क्या करेगा? तो संवेगों का नियंत्रण करता है, खुद के इमोशंस पे भी कंट्रोल करेगा, और जो उसके आसपास के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं, उसके सीनियर्स हैं, उसके मित्र हैं, उसके भी संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। और इसका उपयोग क्या होगा? कार्यकुशलता, स्किल। इसका उपयोग होगा स्किल, और कार्य की सफलता के लिए इसका प्रभावशाली उपयोग करेगा। अपनी खुद की उसने इमोशंस को समझा, अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझा, उसके समझने के बाद उसने इमोशंस को कंट्रोल किया, खुद के इमोशंस को, और जो दूसरे लोग उसके आसपास हैं उसके इमोशंस को भी कंट्रोल किया। और कार्य कुशलता के लिए, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं, अगर वो किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, प्रशासन में काम कर रहे हैं, अगर वो कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अगर वो लीडरशिप में है, अगर वो पॉलिटिक्स में है, तो क्या करेंगे? अपने स्किल को इंप्रूव करेंगे ऐसा करके, और फिर जो भी काम कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए इसका प्रभावशाली, इफेक्टिव यूज करेंगे। इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया। आप इसे उदाहरणों से देख सकते हैं। जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जिसकी सांवेगिक बुद्धि अच्छी होती है, भले ही उसका इंटेलिजेंस कोसेंट कम भी हो, उसके पास सूचनाओं का बहुत सारा भंडार ना हो, वह तकनीकी रूप से बहुत उसके पास जानकारी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवन में सफल हो जाता है। हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे शुरुआती जीवन में जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो होती है उसकी, वो सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होती है। इमोशनली इंटेलिजेंट का पर्सन का मतलब ये होता है कि वो बच्चे की जहां एक तरफ भावनात्मक चीजों को भी समझती है और उसके आईक्यू यानी उसका जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसको भी समझ करके और फिर उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो शुरुआती जीवन में ही एक बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाता है, मदर, माँ का उदाहरण। और आप बहुत सारे दूसरे उदाहरण देख सकते हैं। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा प्रशासक,
जहां एक तरफ प्रबंध की तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जहां एक अच्छा प्रशासक अपने प्रशासनिक सत्ता का उपयोग करता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कलीग्स या अपने सीनियर्स को इस बात से भी प्रभावित करता है कि वो भावनात्मक रूप से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इंटेलिजेंसी और इमोशंस। आज अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो सफल हुए हैं, पहले चरण में आए और दूसरे चरण में भी आए, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में ये एक बहुत बड़ी सफलता है उनकी। तो अगर दूसरे चरण में अभी आए तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्या बहुत ज्यादा आईक्यू होगा उनका? क्या वो बहुत ज्यादा उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी या मेडिकल साइंस पढ़ा, या बहुत ज्यादा वो पॉलिटिक्स जानते हैं, या बहुत ज्यादा उनको हिस्ट्री की जानकारी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसी परिस्थिति उसके अनुरूप वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे उन्होंने जब कोरोना के दौर में जब उन्होंने लॉकडाउन की अपील की तो उन्होंने जनता से हाथ जोड़ के अपील किया और कहा कि ये बहुत संकट की घड़ी है और आप लोग जो है मेरी इस अपील को मानिए कोरोना को हराने के लिए। और लोगों ने उसको कई दिनों तक फॉलो भी किया। बाद में कुछ गड़बड़ियां हुई, वो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों ने जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की, पूरे देश में उसका सम्मान किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी जनसंख्या को, 130 करोड़ लोगों के इमोशंस को उन्होंने एक पर्पस में ढाल करके उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। यानी कि ही इज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चाहे प्रचार के दौरान हो, उन्होंने अपनी इस इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और लोगों को भी प्रभावित किया, अपने ऊपर भी नियंत्रण रखा और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो एक प्रशासनिक राजनीतिक सफलता के उदाहरण के रूप में यहां पर इसका जिक्र किया गया है। इसमें कोई राजनीतिक रूप से या कोई किसी और प्रकार से कोई भेदभाव की बात नहीं है। केवल एक व्यक्ति के रूप में जो इमोशनली इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है उसका हमने उदाहरण के रूप में यहां पर प्रयोग किया। आप एक पुराने उदाहरण में जाइए, गांधी जी की क्या खासियत थी? गांधी जी की खासियत, वो तो एक बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे अपने एकेडमिक लाइफ के दौरान, एकेडमिक पढ़ाई के दौरान। आपने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कि कई बार वो परीक्षाओं में जो है बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और इतिहास में उनके जैसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो क्या था उनके अंदर? इमोशनली इंटेलिजेंसी उनके अंदर मौजूद थी। अगर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया तो जनता को उन्होंने प्रभावित किया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, कि उन्होंने लोगों को ये उनके दिमाग में ये बात स्थापित कर दी कि अगर आपने हमारी ये बात मानी तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, देश स्वतंत्र हो जाएगा। इसीलिए आप करो या मरो का हमारे स्लोगन को केवल स्लोगन ही नहीं बल्कि इस पे अमल कीजिए। बहुत सारे उन्होंने समझौते किए। गांधी इरविन समझौता किया, इरविन के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऐसे बहुत सारी जो चीजें उन्होंने की जिसकी कई जगहों पर बहुत तारीफ भी होती है और कई जगहों पर आलोचना होती है, एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उन्होंने जो भी काम किया उन परिस्थितियों में एक बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू हो सका। क्यों? क्योंकि वो जनता की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी समझ को बेहतर समझ पा रहे थे, खुद पर भी प्रॉपर नियंत्रण रख पा रहे थे, और इसी कारण से ये एक उदाहरण बन जाता है एक गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो यहां पर ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये जो मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, आपको अभी वर्तमान प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, हमने एक माता का उदाहरण दिया, एक अच्छे मैनेजर या प्रशासक का उदाहरण दिया, वो इस कंसेप्ट को ये साबित करता है कि अगर हमारे पास विजडम है, इमोशनल इंटेलिजेंस का विजडम है, तो हम खुद के इमोशंस को समझ रहे हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हैं, और इनका उपयोग करके हम क्या कर पा रहे हैं? परिस्थितियों में अच्छे से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पा रहे हैं, अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं और जीवन में सफल हो जा रहे हैं। लाइफ सक्सेस गेन करने में ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे काम आ जाता है। अगर हम प्राचीन पुराने इतिहास में जाएं, अरस्तु के समय में जाके देखें तो अरस्तु भी ये बात कहते हैं। अरस्तु कहते हैं क्रोध को कब, कहां, कैसे, किस पर
और किस मात्रा में प्रदर्शित किया जाए, यह गुण व्यक्ति को सफल बनाता है। क्रोध को कब, यानी कब क्रोध प्रदर्शित किया जाए, हर समय क्रोध करेंगे तो क्रोध का अर्थ नहीं रहेगा। कहां पे प्रदर्शित किया जाए, कहां आप क्रोध दिखाएंगे, कैसे, किस तरह से आप जो है कैसे क्रोध दिखाएंगे, क्या तरीका होगा उसका, किस प्रकार आप क्रोध दिखाएंगे और किस मात्रा में, कितना क्रोध दिखाएंगे, कितना एंगर दिखाएंगे, कितना फ्यूरी दिखाएंगे, आप कितना क्रोध करेंगे, कहां क्रोध करेंगे, कैसे क्रोध करेंगे, ये अगर आप सीख गए तो समझिए कि आपका ये गुण जो है आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। हर समय अगर आप गुस्सा दिखाने लग जाएंगे, हर समय अगर आप शांत ही बने रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए किस ढंग से अपनी भावनाओं को, यहां पर क्रोध से मतलब है भावना, फीलिंग्स, इमोशंस, तो किस ढंग से आप अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, कहां प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब बातें आपकी सफलता को निर्धारित करती है। और एक डेफिनेशन देखते हैं डार्विन की। डार्विन के बारे में भी आप जानते हैं, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, व्यक्ति की उत्तरजीविता, अनुकूलन, एडॉप्टेशन में इस बात का भी महत्व है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करता है। व्यक्ति की उत्तरजीविता, अगर मान लीजिए कोई कठिन जटिल समस्या आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए या कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें कि प्राकृतिक विपदा आ जाए, तो उस विपदा या कोई आर्थिक समस्या आ जाए तो वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल। और साथ ही सर्वाइवल उसका इस बात पर निर्भर करता है या इस बात पर निर्भर करता है या उसका अनुकूलन, अनुकूलन मतलब अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों में कैसे एडजस्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी जैसे बहुत सारे कोरोना का दौर है और लॉकडाउन भी चल रहा था, अभी अनलॉक भी हो रहा है, उसके बावजूद भी पूरे देश में जो है बड़े पैमाने पर कोरोना संकट चल रहा है। रोज जो है हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, पूरे विश्व में ये प्रक्रिया चल रही है। सारे स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं और बच्चे जो है घरों में बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ये क्या एक नई परिस्थिति आ गई और ये बच्चों के लिए एकदम नई परिस्थिति हो गई। अब इन परिस्थितियों में वो अपने आप को एडॉप्टेशन करना होगा, उनको अनुकूलन करना पड़ेगा। समस्या है, वो बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको खेलने को नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, उनको घूमने को नहीं मिल रहा है, उन्हें तमाम दबावों के बीच रहना है। अगर एडॉप्टेशन नहीं किया तो ये एक समस्या बन जाएगी, मानसिक समस्या, डिप्रेशन आ जाएगा। बोरिंग मतलब उसके कारण उनके कई तरह की मानसिक और कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो अनुकूलन करना भी जरूरी होता है, अनुकूलन करना बेहद जरूरी होता है। तो उत्तरजीविता, हम कैसे उन परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सर्वाइवल होना जरूरी है और साथ ही साथ हमें उस नई परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल करके एडॉप्टेशन करना जरूरी है। और इसके लिए हमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करना है, इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करना है, इस पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनका कहने का मतलब यह है डार्विन महोदय का कि व्यक्ति अगर सरवाइव कर रहा है, अगर व्यक्ति सरवाइव कर रहा है यानी कि वो उन कठिन परिस्थितियों से उभर के आगे आ गया, बहुत सारे लोग नहीं सरवाइव कर पाए लेकिन बहुत से लोग सरवाइव कर पाए, तो इसके पीछे उसकी जो क्वालिटी है अनुकूलन करने की, वो अनुकूलन उसने जो किया, उस अनुकूलन की प्रक्रिया में उसने अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित रखा और अपनी अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित रखा और यही कारण बन गया कि वो सरवाइव कर गया। वो जीव जंतु जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं, कठिन परिस्थिति के अनुरूप भी ढाल लेते हैं और सामान्य परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं, तो उनके उत्तरजीविता की संभावना बढ़ जाती है। हमारी प्रकृति में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप फ्रॉग तो देखिए, फ्रॉग मेढक है, कैसे अपने आप को सरवाइव करवाता है ना। अभी जैसे बारिश के समय में आपको बहुत से मेढक दिखेंगे, एकदम जमीन पे आ जाएंगे, पानी में घूमते रहेंगे, लेकिन वही मेढक जैसे जैसे बारिश खत्म होती जाएगी वैसे वैसे वो मेढक जमीन के नीचे चले जाएंगे
और अपने आप को टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे, बॉडी टेम्परेचर को, मिट्टी के नीचे घुस जाएंगे, है ना, अलग अलग बिलों में चले जाएंगे और अपने आप को ऐसे ढाल लेंगे कि उन परिस्थितियों में समायोजित कर सकें। फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वापस आ जाएंगे। तो ये जो एम्फीबियंस की क्वालिटी है, ये क्वालिटी मनुष्यों को इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट सिखाता है कि आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको केवल इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलेगा, केवल इमोशनल होने से भी काम नहीं चलेगा। नॉट ओनली टू बी इंटेलिजेंट, नॉट ओनली टू बी इमोशनल, यू शुड बी बोथ इमोशनल and intelligent, and if you are emotionally intelligent then you will be successful। अब एक विद्वान है जिनका नाम है थोर्नाडाइक। थोर्नाडाइक जब अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और सोशल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि प्रशासनिक या राजनीतिक सफलता के लिए व्यक्ति को केवल इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, उसे सोशली इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है। तो उनका एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सोशल इंटेलिजेंस। थोर्नाडाइक 1920 में ये कॉन्सेप्ट आया था, 1920 में। तो थोर्नाडाइक का ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने की ये विचारधारा का जो विचारधारा उन्होंने दिया वो थोर्नाडाइक है और उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फिर 1940 में एक विद्वान आए, उनका नाम था वेस्लर। वो कहते हैं, वो भी इसी बात का समर्थन करते हैं वेस्लर, कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में सिर्फ बौद्धिक पक्ष नहीं, भावनात्मक पक्ष भी शामिल होता है। In the success of any person, only intellectual aspect not, his emotional aspect is also important। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट तो है, उसके पास विजडम भी है, बुद्धि भी है, लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है। उसके पास जो इमोशनल ढंग से, भावनात्मक ढंग से, यानी खुद की भावनाओं को समझने, दूसरों की भावनाओं को समझने की उसमें क्षमता नहीं है, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। तो वेस्लर की ये बात भी समझ में आती है। 1940 में इन्होंने कंसेप्ट दिया कि व्यक्ति की सफलता में सिर्फ बौद्धिक पक्ष नहीं, उसकी भावनात्मक पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने कहा कि देखिए, ये जो हमारा विजडम है, ये दो तरह का विजडम होता है। पहला विजडम, इसको बोलते इंटरपर्सनल विजडम, दूसरा इंट्रापर्सनल विजडम। पहला क्या हुआ? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक यानी कि दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच जो संबंध होता है, जो समझदारी होती है, वो कहलाता है इंटरपर्सनल विजडम। इंटरपर्सनल यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली एक समझने की, एक दूसरे को समझने की बुद्धिमत्ता। और दूसरा क्या है? इंट्रापर्सनल विजडम। इंट्रापर्सनल तो खुद के अंदर क्या चल रहा है, खुद के अंदर क्या हो रहा है, इस बात को समझने का विजडम। इसको देखते हैं, जैसे हमारी जो अनुभूतियां होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं दूसरों के प्रति, हमारी जो मन स्थिति होती है, किसी बात, किसी ने कुछ कहा और हमारे दिमाग पर वो चलने लगा, तो हमारी एक मन स्थिति बदल जाती है, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो डिजायर है, हमारा जो स्वभाव है, ये सब कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल विजडम से संबंधित होता है। तो इसे प्रशासनिक भाषा में कभी सिंपैथी और कभी एम्पैथी के नाम से भी जाना जाता है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की जो भी फीलिंग है उसको उसी रूप में समझने लग जाते हैं, तो वो एम्पैथी होती है। यानी कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति के जूते में जो दर्द हो रहा है, जूते के कारण जो दर्द हो रहा है, उसी दर्द को हम भी महसूस करें, तो ये एम्पैथी है। और दूसरे व्यक्ति को जो दर्द है, जो समस्या है, उसे हम बाहरी तौर पर समझ रहे हैं कि दर्द हो रहा है, हमारी सहानुभूति है उसके साथ,
हम उसे दिलासा दे रहे हैं कि भाई आपको दर्द हो रहा है, हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन हम उसे वास्तविक तौर पर महसूस नहीं कर पा रहे, तो ये सिंपैथी है। तो ये इंटरपर्सनल जो विजडम होता है उस पर निर्भर करता है। हम किसी के साथ एम्पैथेटिकली व्यवहार कर पाएंगे, सिंपैथेटिकली व्यवहार कर पाएंगे, या हम किस तरह से उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, ये इंटरपर्सनल विजडम है। और इंट्रापर्सनल क्या हुआ? इंट्रापर्सनल जो हमारे अंदर चल रहा है, यानी स्वयं की हमारी ताकत क्या है, हमारी एनर्जी क्या है, हम कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, कमजोरियां क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हम किस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें कि लोगों को बेहतर लगे, किस ढंग से हम अपने आप को रखें कि हमें खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, ये सब हमारा जो है ये इंट्रापर्सनल विजडम है। तो व्यक्ति का जो ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण होता है ना, ये दोनों विजडम से मिलकर होता है, जो कि शुरू में ही बताया गया है कि खुद के इमोशन को भी समझना और आसपास के लोगों के भी इमोशंस को समझना। अब यहां पर इन्होंने एक अलग ढंग से बोल दिया कि गार्डनर ने कि भाई इंटरपर्सनल विजडम भी हमारे पास हो, यानी दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यवहार करने की क्षमता, उनके साथ काम करने की क्षमता हो, और दूसरा इंट्रापर्सनल विजडम यानी कि खुद को समझना, यानी खुद की कमजोरियों को समझना, खुद की मजबूतियों को समझना। तो हम एक बेहतर प्रशासक या एक बेहतर अधिकारी, एक बेहतर राजनीतिज्ञ हम बन सकते हैं, या एक परिवार को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह का विजडम हमारे पास मौजूद है। हमारी खुद की समस्या भी हमें पता है, और हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ भी हमारे संबंध बेहतर हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। इसी तरह से वेन पेन जो है, एक विद्वान है वेन पेन, इन्होंने भी इमोशनल विजडम का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। इमोशनल विजडम के बारे में इन्होंने भी जिक्र किया, जिनका नाम है वेन पेन। इसके अलावा 1995 में 1995 से पहले भी एक 1987 में एक कीप बिसल नाम के एक विद्वान है, कीप बिसल, KIPBISTLE, कीप बिसल, इन्होंने इमोशनल कोसेंट का जिक्र किया। जैसे इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, ऐसे कीप बिसल ने इमोशनल कोसेंट का जिक्र किया। इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि इमोशनल कोसेंट और इंटेलिजेंस कोसेंट में अंतर क्या है, वो एक फर्दर बात है। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है और याद रखना है कि कीप बिसल ने इमोशनल कोसेंट का जिक्र किया और कहा कि देखिए, सिर्फ आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी तकनीकों को आप समझते हैं, बहुत सारा डाटा आपके पास इकट्ठा है, आप कोई भी काम को जो है बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप गणित के सवालों को बहुत तेजी से हल कर लेते हैं, आप रीजनिंग, तार्किक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपको लोगों की भावनाओं को, लोगों को डील करने का सवाल आता है, जब आपको स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की समस्या आती है, जब कोई सामाजिक समस्या आपके पास आती है, तो आप उस समय घबरा जाते हैं और उसको डील करने की क्षमता नहीं है। तो क्या कम हो गया? इमोशनल कोसेंट। तो इमोशनल कोसेंट इंटेलिजेंस कोसेंट के साथ अगर होगा तो सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आगे डेनियल गोलमैन ने इसे स्पष्ट कर दिया। डेनियल गोलमैन, जिन्होंने एक बुक लिखी कि इमोशनल कोसेंट 2 times इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस कोसेंट, इन्होंने हेडिंग ही डाल दी इसमें कि भाई इमोशनल कोसेंट 2 times इंपॉर्टेंट देन IQ, यानी EQ इज 2 times इंपॉर्टेंट देन IQ। तो EQ और IQ के बीच इन्होंने एक कंपैरिजन भी किया और साथ ही EQ का इंपॉर्टेंस भी बता दिया। इन्होंने ये बोला कि सफलता के निर्धारण में, इन डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस, अगर आप सफल होते हैं तो 80% EQ और 20% IQ, 80% EQ और 20% IQ का योगदान होता है। केवल 20% IQ काम करता है, 20% हमारा जो है ये EQ काम करता है। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में एक जानकारी आप तक पहुंच गई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम करते क्या है? तो देखिए क्या क्या करते हैं। स्वयं की भावनाओं को पहचानना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक आधार है। स्वयं की फीलिंग को समझो, दूसरों की भावनाओं को समझना,
जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। तो दूसरों की भावनाओं को समझना, फिर इन चीजों का उपयोग कुशल समझदार तरीके से निर्णयन और कार्य की दिशा में करना। और वो जो हमारी समझ विकसित हुई खुद की भावनाओं के आधार पर और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे उनकी भावनाओं के आधार पर, तो क्या हुआ, उसका उपयोग हम कुशल स्किल तरीके से, अच्छे तरीके से निर्णय लेने में करते हैं और इसे ही हम क्या कह देते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक बार फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो खुद को समझो, दूसरों को समझो, उस समझदारी के आधार पर निर्णय लो और जो भी काम कर रहे हो उस कार्य की दिशा तय करो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया। तो यहां पर जो बार बार एक चीज आ रही है, बुद्धि, यानी हमारा इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि यहां पर आ रही है, ये क्या है, परिस्थिति को समझने की क्षमता, किसी भी परिस्थिति को समझने की क्षमता। हम हमारा चिंतन यानी थिंकिंग प्रोसेस, पहले तो समझा, उसको सोचा, थिंक किया, सोचना, चुनौती का सामना, फिर जो हमारे सामने चुनौती आई उसका हमने सामना किया और फिर जो संसाधन हमारे पास थे, जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, उनका हमने बेहतर ढंग से उपयोग किया। तो देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये कि आईक्यू हमें परीक्षा को पास करने में मदद करता है। बैंक पीओ का एग्जाम दिया, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, आपका मैथ्स बहुत अच्छा था, आपने बहुत तेजी से सवालों को हल किया, आप बैंक पीओ बन गए, आप बैंक में एक अधिकारी बन गए, बैंक में आप प्रबंधक बन गए, लेकिन अब बैंक का आप मैनेजर बन गए। अब जब बैंक का मैनेजर बन गए आप, तो वो जो आपने गणित, वो जो आपने तर्क शक्ति, वो जो आपने पढ़ा था, वो गणित और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, वो वहां पर अब आपको उस रूप में काम नहीं आने वाला है। अब आपको काम आने वाला है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने कलीग से कैसे बात करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे डील करते हैं, उन्हें कैसे आप मोटिवेट करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को कैसे रिपोर्ट करते हैं, आप अपने आप को दबाव के अंदर, क्योंकि जब सामने बैंक के सामने जब 100, 200, 500 लोगों की भीड़ खड़ी होगी और आपके पास काउंटर एक या दो ही काउंटर होगा, लोग बाहर चिल्ला रहे होंगे और जो मैनेजर हैं उनके पास लोग पहुंच रहे होंगे, आप दबाव में आ जाएंगे, अंडर प्रेशर होंगे। अब आपको अपनी विवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करना है, अब आपको अपनी समझदारी का उपयोग करना है, अब आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करना है। वहां पर आपकी वो परीक्षा हॉल के दौरान जो रीजनिंग आपने की, वो यहाँ पर आपकी काम उस रूप में आने वाली नहीं है। यहाँ पर जो काम आने वाली है वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, अगर आप जनता से, जो लाइन में खड़े लोग हैं, जो कस्टमर हैं आपके, उनसे अगर आपने बहस कर ली, तो आपके बैंक के लिए एक घातक साबित हो जाएगा, आपके कस्टमर छूट जाएंगे और ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे। अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखे हुए हैं, तो आप किस सीमा तक कंट्रोल रख सकते हैं, अपने कलीग से कैसे बात कर सकते हैं। अब यहां पर वो सारी क्वालिटीज जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आप लगातार अपनी ट्रेनिंग के दौरान और जीवन की प्रक्रिया के दौरान सीखते हैं, वो वहां पर आपको काम आने वाली है और वही आपको सफल बनाएगी, न कि वो जो आईक्यू आपने डेवलप किया अपने स्टूडेंट लाइफ में, उसका पूरा का पूरा उपयोग होने वाला है। तो आप अपने जीवन में जहां एक तरफ आईक्यू का उपयोग करते हैं सफल होने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू की भी जरूरत होती है। और इसीलिए ये गोलमैन, डैनियल गोलमैन ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे बता दिया कि आपकी सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, ये तो केवल 20% कंट्रीब्यूट करता है, आपकी सफलता निर्भर करती है आपके ईक्यू पर, जो 80% तक आपके जीवन में आपको सफल बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग जिनका EI हाई है, वो कौन होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कौन लोग हैं जिनका EI जो है वो लो है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, एक का नाम है मान लीजिए रोहन और एक का नाम है कबीर। रोहन और कबीर,
अब ये दोनों बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं, और जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां जब कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी किसी भी संस्था में, उदाहरण के लिए जब रोहन जाते हैं तो वो जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास या जो भी वहाँ पर काउंटर में जो भी बैठे व्यक्ति होंगे, उनको बोलते हैं भाई मेरा कल इंटरनेट बंद था, मेरी जो है समस्या थी, मैं कल आ नहीं पाया, कल ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, उन्होंने बताया। और काउंटर से ये जवाब आता है, काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपको हम नहीं एंटरटेन कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जो एडमिशन का जो डेट या टाइम था उसके बाद आए हैं। अब रोहन नाराज हो गए, वो चिल्लाने लगे, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तुम्हारे कॉलेज को बेच दूंगा, मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, और इतना नाराज हो गए। लेकिन काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने संजीदगी से उन्हें जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप समय के बाद आए हैं। उसके लाइन में जस्ट पीछे खड़े थे जो मैंने दूसरा आपको नाम बताया, क्या नाम था? कबीर। जो दूसरा नाम हमने बताया आपका, उनका नाम था कबीर। अब कबीर जाते हैं, कबीर को भी यही बात बोली गई कि आप लेट आए हैं। कबीर ने कहा कि देखिए सर, हम मजबूर थे, हम आ नहीं पाए, हमारी कुछ घरेलू समस्याएं थी, या मेरे पास इंटरनेट उस दिन बंद था, या कुछ भी उन्होंने रीजन बताया। लेकिन कबीर ने उस क्लर्क से कहा या उस काउंटर के बैठे व्यक्ति से कहा, सर आप अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉप आउट होता है, कोई बाहर चला जाता है, और अगर हो सके तो मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं फिर भी एडमिशन ले लूंगा। उसने केवल अपने आप को कूल रखा और उससे बातचीत के दौरान वो एग्रेसिव नहीं हुआ, और एक अपना लास्ट तक वो ये ऑप्शन रखा कि अगर कभी कोई गुंजाइश बनेगी तो ये जो व्यक्ति हैं जो काउंटर पर बैठे हैं वो मेरा ध्यान रखेंगे और मुझे जरूर बुलाएंगे। यहां पर जो कबीर हैं उन्होंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखा, उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा, उन्होंने जो सामने वाला व्यक्ति है काउंटर बैठा उसकी पूरी रेस्पेक्ट की, उन्होंने उसकी भावनाओं को क्रश नहीं किया। और यही कारण है कि जब अगले दिन जब कॉलेज में एक सीट खाली हुई तो रोहन को फोन नहीं गया, कबीर को गया और कबीर को बुलाया गया। तो यहां पर कबीर की सफलता की यह छोटी सी कहानी किस चीज को इंगित करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस को इंगित करती है। यानी अगर आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, you have a high emotional intelligence, then their chance of the success is more. आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? एक हाईली इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो देखिए, हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, अगर जब कठिन परिस्थिति होगी उसको आराम से हैंडल कर लेंगे, हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक्सप्रेस देमसेल्फ, उसके जो थॉट्स हैं उसको वो एक्सप्रेस कर देते हैं, सामने वाले को बता देते हैं कि मेरी ये सोच है, आप अगर संभव हो तो देख लीजिए, एक्सप्रेस, सही ढंग से एक्सप्रेस कर देते हैं। एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों पर अपना कुछ प्रभाव छोड़ के जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रभाव नहीं, जो अपनी बातचीत से, अपने काम करने के तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों पर कुछ प्रभाव छोड़ के जाते हैं। Recognize their own emotional reactions, उसे पता होता है कि कोई मुझे क्या बोलेगा तो उस पर मेरा क्या रिएक्शन होगा। उसे एंटीसिपेशन होता है कि अगर किसी ने मुझे ये कहा तो मैं उस पर क्या रिएक्ट करूंगा, वो मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो रिकॉग्नाइज देयर ओन इमोशनल रिएक्शन। फिर से द राइट थिंग, उसकी कोशिश होती है जिस समय में जो चीज कहना चाहिए, जो चीज बोलना चाहिए, वो सटीक वैसा ही बोलता है। मैनेज सेल्फ, खुद को भी प्रबंधित करता है। एंड अदर्स व्हाइल नेगोशिएटिंग, अगर किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर बातचीत हो रही है तो वो खुद को तो नेगोशिएट करते ही करते हैं, जो उनके सामने बैठे हुए उनको भी नेगोशिएट करते हैं। इस तरीके से जो नेगोशिएशन है उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटिवेट देमसेल्फ, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अगर कोई संकट की परिस्थिति आ भी गई, कोई समस्या आ भी गई तो पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, अभी ऐसा हो गया है, बाद में इसमें सुधार
हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा, ये उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। और यही कारण है कि हमारी जो सेनाएं हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर किसी मोर्चे पर थोड़ी असफलता मिल भी गई तो पॉजिटिवली बने रहते हैं और फिर अगली बार वो जो है जीत हासिल करते हैं। आप बहुत सारे मैचेस में, क्रिकेट के मैच में, फुटबॉल के मैच में आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि जो टीम अपने आप को लास्ट तक कूल रखती है, प्रयास करती रहती है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ये हार जाएंगे, लेकिन जो टीम ने अपने पैशंस को बनाए रखा, लास्ट तक पॉजिटिव रहे, वो अल्टीमेटली जीत जाती है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी ये हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। ऐसे लोग थोड़े महत्वाकांक्षी होंगे, जो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होंगे वो थोड़े क्या होंगे, उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ी ज्यादा होगी, वो ज्यादा ऊंचा सोचेंगे, है ना। लेकिन उन्हें इसके लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उन्हें मिलनसार, उन्हें सबसे मिलजुल के रहना पड़ेगा, यानी उन्हें सोशली इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा, मिलनसार रहना पड़ेगा, उत्साही, उनको अपना उत्साह, भले ही तकलीफ है, परेशानी है, उत्साह बनाए रखना पड़ेगा। झील, क्योंकि आसपास के लोगों को तो पता नहीं क्या तकलीफ है, तो उत्साह को बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो उत्साही बने रहना, आकर्षक बने रहना, धैर्य बनाए रखना, है ना, सतर्क, धैर्य, सतर्क और मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखना, ये अच्छे यानी कि हाई इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन की खासियत होती है। अब बात करते हैं वो लोग जिनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंसी का लेवल होता है वो लो होता है, जो मैंने आपको दो उदाहरणों से भी बताया था, रोहन और कबीर, जिसमें रोहन जो था वो वीक इमोशनली इंटेलिजेंट था और कबीर जो था वो हाई इमोशनली इंटेलिजेंट था। तो उसने अपने तरीके से काम किया कबीर ने और उसे सफलता मिली। रोहन लो इमोशनल इंटेलिजेंट थे और उनको उस समय सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या चीज कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि लेस इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। कोई बात हुई, आंसू आ गया, रोने लग गए, परेशान हो गए, तकलीफ व्यक्त करने लग गए, ये जो है लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस, भावनाओं पर, अपनी खुद की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, ये एक समस्या रहती है। डोंट अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील, दूसरी चीज ये रहता है कि दूसरे लोग क्या फील कर रहे, क्या महसूस कर रहे, वो समझ नहीं पाते, बस अपने आप में अपने आप को भी समझ नहीं पाते ठीक ढंग से, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उसको भी वो ठीक ढंग से समझने की ना तो कोशिश करते हैं और ना समझते हैं। डोंट मैनेज अदर्स फीलिंग, वो दूसरों की जो भावनाएं हैं उसको भी मैनेज नहीं कर पाते अपनी बातों से, ये भी एक समस्या रहती है। एंड सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में केंद्रित रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में केंद्रित रहते हैं। लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस, जो पहले ही जिक्र किया गया है। डोंट मेंटेन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख पाते, टूट जाता है रिलेशनशिप, गड़बड़ा जाता है उनसे। क्यों? क्योंकि वो खुद के इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहे, दूसरों के इमोशन को भी नहीं समझ पा रहे, दूसरे के इमोशन को मैनेज भी नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को भी मैनेज नहीं, तो रिलेशनशिप क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक। डोंट नो द कनेक्शंस, कौन सी बात से किसको क्या अच्छा लगेगा, ये कनेक्शन नहीं समझ पाते हो। कनेक्शंस यानी एक बात की दूसरे बात से क्या कनेक्शन है, कोई चीज किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेगा, इसको समझने में भी उनको दिक्कत आती है। ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ, अपने आप को या तो बहुत ज्यादा समझ लेंगे या फिर कुछ भी नहीं समझेंगे, दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती है। तो ओवर एस्टिमेट मतलब जो वास्तविक तौर पर वो नहीं होते हैं वो अपने आप को समझने लग जाते हैं। एंड पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनकी जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो भी थोड़ी पुअर रहती है, कमजोर रहती है, ये भी एक समस्या इनके साथ रहती है। या तो बहुत किसी भी बात को डील करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे या फिर
एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, तो दोनों ही परिस्थिति ठीक नहीं है। एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखाना तो सामने वाला सोचेगा अरे भाई इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और एकदम बहुत एग्रेसिव हो जाना तो सामने वाला सोचेगा भाई यही सब कुछ करने को बिल्कुल आ रहा है और मुझे कुछ मौका ही नहीं दे रहा, वो सामने वाला उस परिस्थिति में भी परेशान हो जाएगा। तो ये दोनों ही परिस्थिति जो है एक्सट्रीम पे चला जाता है, ये तो बहुत कम इंटरेस्ट दिखाएंगे या बहुत एग्रेसिवली दिखाएंगे। एंड कभी भी डोंट फील हैप्पी, कभी भी खुश नजर नहीं आते, हर समय मन में उदासी रहेगा, परेशान रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं ये व्यक्ति को लो इमोशनल इंटेलिजेंट बनाता है। और इसको बेहतर ढंग से समझें तो जो लो इंटेलिजेंट पर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो थोड़े आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, है ना, थोड़े आलोचक होते हैं, मतलब हर चीज की आलोचना, उनको बुराई हर चीज में आलोचना नजर आएगी। इसके अलावा तुनक मिजाजी, जल्दी से गुस्सा हो जाना, थोड़े झगड़ालू स्वभाव के और अहंकारी होना। तो लो इंटेलिजेंस पर्सन जो है ये प्रशासनिक तौर पर, प्रबंधकीय तौर पर इनके सफल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति जो लो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो क्या हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन सकता? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार ये जो क्वालिटीज बताई गए हैं हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के, जो प्रशासन में सफल होने के लिए जरूरी है, प्रबंधक, बड़े प्रबंधक बनने के लिए जरूरी है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जरूरी है, ये तो मेरे अंदर है नहीं। मैं तो लो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हूं, तो मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मेरी सफलता के चांसेस कम है। तो घबराने की बात नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर लो इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसको अपनी प्रैक्टिस से, काम करने के तरीके से वो उसमें सुधार कर सकते हैं और उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो लो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन धीरे धीरे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपकी इसकी थ्योरीज, EQ और IQ का कंपैरिजन और बहुत सारी काम की चीजें जैसे प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे।